हाय दोस्तों, लर्न विथ विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है पॉलिटी के चैप्टर 6 संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ेंगे। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना किसे प्राप्त किया गया है। तो वह जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, जिसे हम कनाडा कहते हैं, तो इसे जो है हम कनाडा कनाडा कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका, चूंकि कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका में है, इसलिए इसे जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक है, तो उससे उससे जो है वह यह बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। तो भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, तो यह सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है और सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न है। जी, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न है, क्योंकि भारत अपना डिसीजन खुद लेता है, वह किसी पर डिपेंड नहीं होता है। तो इसलिए जो है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न है। तीसरा, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। जी, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। यहाँ जो है जो चुनाव होता है और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों मतदान होते हैं। फिर भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यह अपने जनता के हित के लिए जो है, इसमें जो है फंडामेंटल राइट या राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हैं। तो यह एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका ऑप्शन डी से सही होगा, 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1 2 3 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, समाजवादी, कल्याणकारी, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः भारत के विषय में दी गई उपर्युक्त सभी विशेषताएं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो पूछ रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि दोस्तों कि यहाँ जो है वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब पहले एक राजा होता था, फिर राजा का लड़का ही राजा होता था। तो यहाँ एक वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ का जो मालिक होता है, मतलब यहाँ का जो उच्च व्यक्ति होता है, उसका जो है चुनाव होता है। इसी को जो है गणतंत्र बोलते हैं। तो भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये नहीं होगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ये भी नहीं होगा। भारत गणतंत्र है, मतलब यहाँ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। गणतंत्र में गणतंत्र में कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है, तथा राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो जो राज्य का शासक होता है, तो यहाँ राज्य का शासक राष्ट्रपति होता है। क्योंकि भारत का कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है। तो क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो वंशानुगत नहीं होता, तो इसलिए भारत एक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। तो पूछ रहा है कि दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। तो वह जो है, तो दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके वर्तमान में जो है 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। क्योंकि इसमें 7 नहीं दिया गया, क्योंकि जो जब उस समय प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय जो है टोटल 7 थे और दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके 6 होंगे। बट अभी के समय टोटल 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिसमें से अगर हम दिल्ली एनसीआर को छोड़ देंगे तो 7 हो जाएंगे। तो दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, एवं दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप। तो इसमें जो है दिल्ली एनसीआर को छोड़ करके 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। तो इसका जो है बी उस समय के क्वेश्चन के उत्तर के अनुसार सही था, बट अभी जो है 7 होंगे। तो वर्तमान में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये संघ शासित क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली तथा दमन द्वीप है।
स्वतंत्रता के पश्चात दो भागों में बंटने वाला पहला राज्य कौन है? तो पूछ रहा है कि जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके जस्ट बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो दो भागों में बट गया? तो वह राज्य जो है बॉम्बे है। स्वतंत्रता के पश्चात दो भागों में विभाजित होने वाला पहला राज्य बॉम्बे था। मई 1960 में बॉम्बे का विभाजन किया गया। बॉम्बे जो है गुजरात तथा महाराष्ट्र का, जिससे गुजरात एवं महाराष्ट्र का गठन हुआ। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि दोस्तों भारत राज्यों का संघ है और इसमें जो है सभी अधिकार केंद्र के पास है, किंतु इसको छोटे छोटे राज्यों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से जो है सुविधा के लिए, चूंकि लोगों की जनता का कल्याण हो सके और जो है उचित तरीके से एवं उपयुक्त प्रशासन लोगों तक पहुंच सके, इसलिए भारत को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, न कि इन राज्यों को पावर दिया गया है कि आप कभी भी भारत से अलग हो सकते हैं। तो इसमें जो है भारतीय राज्यों का जो अधिकार होते हैं वह जो है केंद्र से नहीं अलग होते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। फिर सेकंड, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी। तो जो एसके धर आयोग राज्यों के गठन के लिए बना था, तो इन्होंने बोला था कि भाषाई आधार पर हम राज्यों को अलग नहीं कर सकते हैं, वहाँ प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हम जो है अपने राज्यों को अलग कर सकते हैं। तो कथन दो भी सही है। फिर तीसरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो उसके बाद जो जेवीपी समिति बना था, जेवीपी समिति बना था, उसमें जो है जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पी से पट्टाभी सीतारामैया की एक कमेटी बनी थी राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तो इन्होंने भी बोला था कि चूंकि राज्य जो है इन्हें जो है भाषाई आधार पर हम अलग नहीं कर सकते हैं, इनका जो अलग होगा, अगर ये अलग होगा तो यह प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग होगा। तो इसका जो है कथन तीन भी सही। तो इसका कथन एक दो तीन सभी सही है। तो जो है इसका ऑप्शन डी होगा, ये सभी तीनों सही है। भारतीय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरा देश एक इकाई है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बटा हुआ है। इस कारण राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर समिति तथा जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया समिति दोनों द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। तो जो जेवीपी समिति बनी थी, जिसमें से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे एवं पट्टाभी सीतारामैया थे, इन तीनों ने मिल करके जो है राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर जो है अस्वीकार कर दिया और इन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों का हम पुनर्गठन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत संघ है, भारत संघ नहीं है, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं भारत राज्यों का संघ है। फिर जो है किसी भी राज्य क्षेत्र का सीमा, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों जो है जो संसद यहाँ भारत में जो है संसद के पास असीम शक्ति है, वह किसी भी राज्य की जो है सीमा, क्षेत्र, नाम इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है और उसको यह शक्ति प्राप्त है। तो इसका जो है कारण आर सही है। तो कथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 1 के सबसेक्शन 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति देता है। यह किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर किया जा सकता है। संविधान ने संसद को यह शक्ति दी है कि वह राज्यों को सहमति या सहमति के बिना
उसका राज्य क्षेत्र परिवर्तित कर सकता है। तो जो संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसमें जो है संसद नए राज्यों के निर्माण अर्थात वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों एवं सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है, यह उसको शक्ति दी गई है। तथा संसद को जो है यह भी शक्ति दी गई है कि वह राज्यों की सहमति से या असहमति से भी राज्य के क्षेत्र के नाम परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है। तो यह सभी शक्ति जो है संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो पूछ रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है वह जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति में निहित है। सभी संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करते हुए प्रशासक द्वारा प्रशासित हो करते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति के जो एजेंट यहाँ बोल रहा है वह जो है राज्यपाल होता है, जो सभी संघ शासित क्षेत्रों एवं राज्यों में होता है। तो वहाँ जो है राष्ट्रपति ही इसके शासन में निहित होता है। फिर संविधान के अनुच्छेद 239 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह राष्ट्रपति ठीक समझता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के पद के नाम में एक रूपता नहीं है। जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी के प्रशासकों को जो है उपराज्यपाल तथा शेष को जो है प्रशासक कहा जाता है। तो जो संघ शासित क्षेत्र हैं जिसमें से जो है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार समूह के जो प्रशासक हैं उनकी संज्ञा उपराज्यपाल दी गई है। मतलब संघ राज्यपाल का जो प्रशासक होता है वो राष्ट्रपति होता है तथा यह अपने एक व्यक्ति को उस संघ शासित क्षेत्र में प्रशासन के लिए भेजता है जिसका नाम उपराज्यपाल दिया गया तथा अन्य का प्रशासक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जब हम नए राज्य का निर्माण करते हैं तो उसके लिए संवैधानिक उपबंध की जरूरत नहीं है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, तो किसी राज्य का क्षेत्र जो हम बढ़ा करके या घटा करके जो है नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 3 में है। तो यह जो है आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके, तो ए भी है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, तो ए भी एक। फिर जो है डी, एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर देगा तो कर सकेगा, तो यह आर्टिकल 2 में है। यह जो है आर्टिकल 3 में नहीं है, तो यही नहीं है। इसी निम्नलिखित में पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो जो नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध यह नहीं है कि एक संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। तो अनुच्छेद 3 में यह बोला गया है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है तथा उसके नामों को परिवर्तन कर सकता है। यह अनुच्छेद 3 में है, जो इस आधार पर कर सकता है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी एवं जो है किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो इसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया। तो जो अनुच्छेद 2 है इसमें जो है नए राज्यों का जो प्रवेश है या स्थापना उसकी बात किया गया। जैसे सिक्किम भारत में शामिल हुआ था तो वह अनुच्छेद 2 के तहत शामिल हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्यों का गठन करने का अधिकार देता है। तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र को नए राज्यों के का गठन करने का अधिकार देता है। तो यह अनुच्छेद 3 है। तो आर्टिकल 3, इसका ऑप्शन ऐसे ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं। तो नए राज्यों का गठन, ये अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों के गठन की बात कही गई है। उसकी सीमा बढ़ा घटा करके एवं नाम परिवर्तन करके
दूसरा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करके वही सीमा बढ़ा घटा करके। तीसरा जो है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके, तो ये भी सही है। नए राज्यों का प्रवेश, तो जो नए राज्यों का प्रवेश है यह आर्टिकल 2 में है, न कि अनुच्छेद 3 में, तो इसको आर्टिकल 2 में होगा, तो यही ऑप्शन डी सही होगा। भारत को एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो पूछ रहा है कि जो भारत का जो है एक नया राज्य सृजित करने का जो विधेयक है वह पारित होना अनिवार्य होगा, तो वह संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वह संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार किसी ऐसे विधि जो नए राज्य के गठन से संबंध है अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। तो पूछ रहा है कि जब संविधान के जो संसद संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन करेगी, तो इस गठन के समय जो है अनुच्छेद 368 के 68 के अनुसार जो संविधान संशोधन होता है उसे संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ अनुच्छेद 3 में ही जो है नए राज्यों का गठन कर सकेगी बिना संविधान संशोधन के तहत। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। तो इस तरह का जो कानून है एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार जब संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन करेगी, तो उसे जो है कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम कोई भी अगर संविधान संशोधन होता है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है, बट इसमें अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य बहुमत एवं साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट है, अमेरिका की तरह फेडरेशन नहीं है। भारतीय राज्यों के सम्मिलन का परिणाम भारतीय संघ नहीं है, साथ ही राज्यों को अलग करने का अधिकार नहीं है। तो पूछ बोल रहा है कि दोस्तों, जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ जो है सभी पावर जो है सेंट्रल को है, मतलब केंद्र को है, ना कि राज्यों को है। जबकि अमेरिका की तरफ फेडरेशन नहीं, अमेरिका में जो है सभी राज्यों को पावर है, उन राज्य एक संप्रभु है, वह चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, बट उनका जो है इस सम्मिलन जो है अमेरिका में हुआ है, तो अमेरिका एक फेडरेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो पूछ रहा है कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो वह 3 उपकरण कौन से हैं? तो जो है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय आता ही नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय बाद में आएगा। दूसरा संसद, सर्वोच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय आ गया, तो ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय फिर गलत है। फिर जो है इसमें जो है राष्ट्रपति, संसद, संबंधी राज्य का विधानमंडल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जब नए राज्य का गठन होता है तो संबंधित राज्य से एडवाइस लिया जा सकता है, जबकि केंद्र बाध्यकारी नहीं है कि वो एडवाइस लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन वैसे एडवाइस लेती है कि हम आपके राज्य में हम जो है नाम चेंज करने जा रहे हैं या उसकी सीमा भी चेंज करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है संसद पारित करता है, और संसद के पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इस तरह के बदलावों से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमा या उसके नाम को प्रभावित करता है, तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा, परंतु राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। तो जब इस तरह का संशोधन होता है तो पहले राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी ले लिया जाता है, फिर राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी के बाद जो है राष्ट्रपति यह विधेयक उस राज्य के पास भेजेगा कि भाई आपके नाम में या आपके राज्य को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। तो राज्य एडवाइस दे, यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। फिर इसके बाद जो है संसद जो है यह विधेयक जो है संसद पारित करता है और 2 राज्यों को अलग कर देता है, मतलब राज्यों को अलग कर देता है।
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो पूछ रहा है कि दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। पहला, भारत में शामिल हो। दूसरा जो है पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र है। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी। तो कितनी देशी रियासतें थी? 552 थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हुई, जबकि शेष जो है तीन, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई तथा जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ को के राज्यों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। भाग क वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, तथा भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, तथा भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो इसका जो है 1956 होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1956। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो यह 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इस आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन हेतु दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। वांचो रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषीय राज्य गठित किया गया था। तो वह भाषीय राज्य आंध्र प्रदेश जो 1953 में गठित किया गया था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचो समिति 1953 केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश गठन के समय रायलसीमा व तटीय आंध्र के मध्य राजधानी के विषय को लेकर हुए विवाद हेतु गठित की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ? तो वह जो है पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु के कारण हुआ। तो यह इन्होंने जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों के अलग होने के लिए जो है आंदोलन किया था। तो तथा इस अनशन में जो है इनका जो है 58 दिन के बाद जो मृत्यु हो गई थी। तो केंद्र सरकार मान गई थी और भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद। तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग राज्य के गठन के आधार पर बनाकर पोट्टी श्री रामल्लू अनशन पर बैठ गए तथा 58 दिन के अनशन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित मार्च 2014 में किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2014 मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दो राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत यह अधिनियम 2 जून 2014 से लागू हुआ। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों में विभाजन जो है 2 जून 2014 को हुआ, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2 जून 2014 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन है? तो पूछ रहा है कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य सिक्किम है। इसने ही जो है इसका ही जो है जो भारतीय संघ में सह राज्य के रूप में शामिल होना अनुच्छेद 2 के तहत हुआ था। तो यह जो है सिक्किम है। इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य सिक्किम था।
45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो पहले दोस्तों जो है, जो 35वां संविधान संशोधन यहाँ हुआ था, 35वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा सिक्किम को ये बोला गया था कि आप भारत में सह राज्य के रूप में शामिल होइए। अगर आपको अच्छा लगे भारत का शासन व्यवस्था, तभी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अर्थात अगर अच्छा नहीं लगे तो आप अलग ही रह सकते हैं। तो फिर जब सिक्किम शामिल हुआ तो उसको भारत में शामिल होना अच्छा लगा, तो फिर उसके बाद जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, चूंकि सिक्किम भारत में पूर्ण रूप से शामिल हो गया था। भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने का सही कालानुक्रम पहचान करिए तथा नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो पूछ रहा है कि दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित राज्य में जो है बनने का क्रम, मतलब पहले कौन सा राज्य बना था, तो उस राज्यों के जो है बताना है, क्रम बताना है कि जो है कि पहले कौन सा राज्य बना था, फिर उसके बाद कौन सा राज्य बना था, तो इसे क्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का निर्माण जो है 1953 में हुआ था। तो ये आंध्र प्रदेश का निर्माण 1953 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का निर्माण 1971 में हुआ था, तो इसका 1971 में हुआ था। फिर जो सिक्किम का निर्माण जो है 1975 में हुआ था, तो सिक्किम का निर्माण 1975 में हुआ था। हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ था, 1966 में होता है। तो इसमें पहले जो है आंध्र प्रदेश आएगा, मतलब पहले एक आएगा, फिर उसके बाद जो है 1975 सिक्किम आएगा, फिर दो आएगा, सॉरी 1971 हिमाचल प्रदेश आएगा, 1975 नहीं 1971 हिमाचल प्रदेश आएगा, तो एक के बाद दो आएगा, फिर जो है नहीं 1953 के बाद 1966 आएगा, तो पहले एक आएगा फिर तीन आएगा, फिर जो है 1966 के बाद 1971 हिमाचल प्रदेश आएगा, तो फिर दो आएगा, एक तीन दो, फिर जो है चार आएगा, तो एक तीन दो चार, तो एक तीन दो चार, इसका ऑप्शन बी सही होगा, एक तीन दो चार, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो आंध्र प्रदेश का निर्माण जो है 1953 में हुआ था, हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ था, हिमाचल प्रदेश का निर्माण 1971 में हुआ था, सिक्किम का निर्माण 1975 में हुआ था। निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पूछ रहा है कि जो ऐसे राज्य जिनका सृजन 1960 के बाद हुआ था, तो इनको जो है आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, मतलब बढ़ते हुए, पहले कम साल वाला, फिर उसके बाद अधिक साल, ऐसे करके हमें करना है। तो इसमें जो है हरियाणा का निर्माण जो है 1966 में हुआ था, हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ था। फिर जो है सिक्किम का निर्माण जो है 1975 में हुआ था, इसका निर्माण 1975 में हुआ था। नागालैंड मेघालय का निर्माण जो है मेघालय का निर्माण 1972 में हुआ था, तो इसका निर्माण 1972 में हुआ था। तथा नागालैंड का निर्माण जो है 1963 में हुआ था, तो नागालैंड का निर्माण 1963 में हुआ था। तो पहले 1963 है, तो पहला जो है नागालैंड 3 होगा। फिर जो है हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ था, तो 3 के बाद 1 होगा। फिर जो है मेघालय का निर्माण 1972 में हुआ था, तो 1 के बाद 4 होगा। फिर उसके बाद जो है सिक्किम का निर्माण 1975 में हुआ था, तो 2 होगा, तो 3 1 4 2, तो इसका ऑप्शन 3 1 4 2, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो नागालैंड का निर्माण 1963 में हुआ था, हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ था, मेघालय का निर्माण 1972 में हुआ था, सिक्किम का निर्माण 1975 में हुआ था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा सही कालानुक्रम है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग करिए। तो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एवं सिक्किम। तो सिक्किम का निर्माण जो है 1975 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का निर्माण 1987 में हुआ था, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था, तथा झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया। तो बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र से जो है 1960 में विभाजित किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई प्रांत को गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक बम्बई प्रांत में महाराष्ट्र तथा गुजरात सम्मिलित थे। तो दोस्तों, जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था तो उस समय महाराष्ट्र एवं गुजरात का नाम नहीं था। उस समय टोटल महाराष्ट्र एवं गुजरात को मिला करके बम्बई बोलते थे। तो 1 मई 1960 के बाद सम्मिलित प्रांत को जो है महाराष्ट्र तथा गुजरात नामक 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में जो है कितने, पूछ रहा है कि कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं तथा 26 जनवरी 2020 से दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश और बना दिया गया। अतः वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि उस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय के हिसाब से कोई सही नहीं है, सब गलत है। तो इसमें से जो है उपरोक्त तो कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा अभी के अनुसार, क्योंकि अभी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रश्नकाल के समय के विकल्प के अनुसार बी सही है, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अतः वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। तो पूछ रहा है कि राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग जो है संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। तो ये सही है, राज्य अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो संसद नियम कानून बनाता है उसको लागू करवाने के लिए ही अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। तो इसका अभिकथन ए सही है। फिर अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो कारण आर भी सही है। तो इसका जो है कथन ए, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये दोनों ए तथा आर सही है, अतः आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में निहित है। नेक्स्ट चैप्टर, संविधान के मूल तत्व, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के मूल तत्व, जिसमें से जो है इसका जो है चैप्टर 2 में सब सेक्शन 7 है जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है। तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नागरिकता का। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? तो पूछ रहा है कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 हुआ था वह संसद ने किस तिथि को पारित किया? तो वह 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा इस अधिनियम के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया। तो दोस्तों, यह जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यह 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में एवं 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है और यह जो है लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए विभिन्न 6 समुदायों यथा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। तो जो 31 दिसंबर 2014 है उसके पहले के आए हुए 3 देशों से केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान, जिसमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई हैं, वह भारत में आए हैं तो वह भारत के निवासी माने जाएंगे, वह भारत के अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। अब क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के दायरे से बाहर नहीं है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जो पूर्णतः नागरिकता
संशोधन अधिनियम सीए के दायरे से बाहर नहीं है, तो वह जो है त्रिपुरा है। इसका ऑप्शन ए सही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर में इनर लाइन परमिट आईएलपी, तो इनर लाइन परमिट को आईएलपी कहते हैं, आईएलपी व्यवस्था लागू है, अर्थात यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जबकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, असम, त्रिपुरा के अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन कानून लागू होंगे, अर्थात यहाँ राज्य पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं है। तो दोस्तों 3 राज्य हैं जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर में आईएलपी व्यवस्था लागू है, तो यहाँ जो है यह नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। बाकी इनको छोड़ करके सभी राज्यों में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को करते हैं? तो भारत के संविधान के जो है भाग 1 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र की बात की गई है, तथा भाग 2 में जो है नागरिकता की बात की गई है। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, भाग 2 नागरिकता। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 5 से 11 वह नागरिकता से संबंधित है। यह जो है भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि नागरिकता किस आधार पर जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो जिसमें से जो है पहला प्रकार जो है जन्म से, बाई बर्थ, दूसरा वंश परंपरा से, बाई डिसेंट, तीसरा पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन, चौथा देशीकरण से, बाई नेचुरलाइजेशन, और पांचवा जो है भूमि के अर्जन द्वारा, बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। भारतीय नागरिकता का अंत, जो भारतीय नागरिकता हमें प्राप्त है उसका जो अंत या लोप जो है 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, या तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना और कर ले, अगर कोई व्यक्ति भारत में है तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। दूसरा, या तो खुद नागरिकता त्याग दे। तीसरा, सरकार द्वारा वंचित किया जाए, मतलब अगर वह देशद्रोही पाया जाता है तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो यह जो है संसद है। संसद भारतीय संविधान की नागरिकता छीन सकती है या दे सकती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, संसद। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार भारतीय संसद को है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। पहला, जन्म से, अगर किसी व्यक्ति के माता पिता भारत में जन्म लिए हों तो उसको जो है आज़ादी से पहले तो उसको जो है भारत में की नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा, वंश एवं परंपरा से, यदि कोई बच्चा विदेश में है, उसके माँ बाप यहाँ जो है क्रांति करने के लिए विदेश चले गए और उनके माँ बाप का जन्म यहाँ हुआ हो, तो भी उसे जो है वंश, क्योंकि उसके पिताजी यहाँ रहे तो वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। तीसरा जो है देशीकरण से, अगर यहाँ कोई व्यक्ति आके रहा हो आज़ादी से 5 साल पहले तक और यहाँ के देश में शामिल हो गया और यहाँ के देशीकरण उसका हो गया हो, तो देशीकरण से भी नागरिकता दिया जा सकता है। तीसरा, पंजीकरण द्वारा एवं भूमि विस्तार से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 11 में संसद को जो है नागरिकता अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो पूछ रहा है कि भारत में नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? तो जो है
संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, तो जो भारत में जो है भारत एवं राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, दोस्तों यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं होती, यहाँ देश की नागरिकता होती है, हम राज्य के निवासी होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, तो इसका ऑप्शन सी है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत की नागरिकता का परित्याग कर देगा। जी, अगर ये वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देगा तो वह अपनी नागरिकता खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ये क्योंकि भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है, तो एक ही देश के आप नागरिक हो सकते हैं। अगर भारतीय नागरिक किसी देश का स्वेच्छा से नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तीसरा, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये गलत है। किसी अन्य देश के नागरिक से अगर वह विवाह करेगा तो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी जब तक कि उस देश की नागरिकता वह स्वतः एक्सेप्ट कर लेता है। तीसरा, चौथा, सरकार की आलोचना, तो सरकार की आलोचना से भी उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, क्या क्योंकि लोकतंत्र में हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हाँ, बट देशद्रोह के कारण जो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो इसका जो है ऑप्शन 1 एवं 2 है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है सिर्फ 2 कारणों द्वारा। पहला, भारत की नागरिकता का परित्याग करता है खुद, या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका 1 और 2 सही होगा। तो 1 और 2 इसके ऑप्शन सी में है। तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता का स्वयं त्याग करने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेने या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने का उपबंध है। तो जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल नहीं है? तो पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकता जो संशोधन अधिनियम 2015 आया था उसके अंतर्गत निम्नलिखित में कौन ऐसे भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल नहीं है? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए हैं, तो वैसे भारतीय जो विभाजन के बाद जो है पाकिस्तान में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, वह जो है कार्डधारक भारत में प्रवासी भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल नहीं है। श्री राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया था। तो नेक्स्ट चैप्टर मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। तो आइए दोस्तों फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के बारे में देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है,